ज्योति सांगवान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर इनपुट हेड दीपक जी। दोनों से ही बात करेंगे। ज्योति जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पहले बीजेपी ने संजय भाटिया का नाम उतारा और उसके बाद कांग्रेस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, फिर इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी और कर्मवीर बौद्ध को उम्मीदवार के रूप में चुना गया, नामांकन भर दिया गया है। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर में निर्दलीय एक नया कैंडिडेट, यानी कि इलेक्शन और भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। कैसे देख रही हैं आप इसको? बिल्कुल लिचू, देखिए लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपने दर्शकों को ही जानकारी दे रहा था कि 2 सीट हैं और 2 ही उम्मीदवार अगर रहते हैं तो बिना वोटिंग के निर्विरोध दोनों ही राज्यसभा जाने वाले हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट के आने से खेल बदल सकता है। लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये जानकारी दे रहा था। 2 से 3 नाम दौड़ में हैं और लगभग तैयारियां फाइनल कर ली गई हैं। सतीश नांदल सबसे आगे चल रहे हैं इस रेस में। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था, सीएम से मुलाकात उनकी हुई, अचानक चंडीगढ़ वो पहुंचे, विधानसभा पहुंचे, निर्दलीय विधायकों के साथ पहुंचे और साफ तौर पर उनकी ओर से कह दिया गया है जब नामांकन भरने से पहले की अगर हम बात करें कि हाँ वो मैदान में है और निर्दलीयों ने खुद ये चाहा है कि कोई हमारा भी निर्दलीय उम्मीदवार भी राज्यसभा के लिए हो। वो इनेलो वाले विधायकों से भी बात करेंगे, वो कांग्रेस वाले विधायकों से भी बात करेंगे। जब इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने उनसे पूछा कि कितने विधायक आपके साथ हैं, तब उनकी ओर से कहा गया कि ये तो भविष्य ही बताएगा। तो देखिए, अब तक ये था कि 2 ही अगर रहेंगे तो कोई वोटिंग नहीं होनी है, दोनों को ही राज्यसभा जाना ही जाना है। तो अब क्या क्लियर है, जिस वक्त की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि संजय भाटिया तो राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कर्मवीर बुद्ध का गेम क्या बिगाड़ सकते हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सतीश नांदल, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बन गया है। तो सतीश नांदल अगर मैदान में आए हैं तो जाहिर है पूरी तैयारी, रिसर्च, होमवर्क, पूरा गणित लगाकर आए होंगे, क्योंकि 51 अगर हम इंडिपेंडेंट 3 भी मिला लें, 51 सरकार के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, 31 में संजय भाटिया चले जाएंगे। बचते जो विधायक हैं जाहिर है वो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं और गढ़ी सांपला किलोई वो सीट या कह लें कि हुड्डा के गढ़ से ही आते हैं, चुनाव भी लड़ते रहे हैं। 2019 से पहले हालांकि इनेलो में थे, बीजेपी में आए, बीजेपी में संगठन में भी इनको जिम्मेदारियां मिलती रही हैं। अब ये मैदान में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिना होमवर्क के तो देखिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बचते विधायक हैं, 3 निर्दलीय हैं, क्योंकि इनेलो में रहे हैं तो जाहिर है उनसे भी संपर्क करेंगे। इनेलो का कोई रीजन या कोई चांस नहीं बनता कि इनेलो के 2 विधायक कांग्रेस के साथ जाएंगे। कांग्रेस के पास भले ही विधायक जरूरत से भी अधिक हैं, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हरियाणा में देखी जाती रही है, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने है कि कांग्रेस के उम्मीदवार राज्यसभा जाने वाले हैं या फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सतीश नांदल कोई बड़ा गेम करने वाले हैं। तो क्या होगा राज्यसभा में? एक बार फिर से 2 सीटों के लिए होने जा रहा ये चुनाव कांग्रेस के हिस्से जाती सीट के चलते पूरे देश में सुर्खियों का केंद्र बनने वाला है। लक्ष्मी, ठीक है ज्योति जी, मैं आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर हमारे साथ दीपक जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जब इंडिया न्यूज से खास बातचीत हुई थी तो कांग्रेस के सभी विधायक यहाँ पर कह रहे थे व्हेन द कैंडिडेट विल कम वी विल कमेंट, और उनको ऐसा लगा था कि कोई कैंडिडेट शायद उतरेगा ही नहीं। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्टर आता है। क्या आपको लगता है कि खेला हो जाएगा, समीकरण बदल जाएंगे और एक तरीके से यहां पर पॉलिटिकल मैथ्स में कुछ चेंजेस देख पा रहे हैं आप? दीपक जी देखिए, अब अगर तस्वीरों की बात करें तो आज 5 तारीख है। 16 तारीख को अब मतदान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नामांकन तीसरा हो चुका है। तो अब 16 तारीख को मतदान होगा और ये 11 दिन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। इन 11 दिनों में हम विधायकों को भी घूमते हुए नजर आएंगे कि जब पार्टियां अपने विधायकों को सजो के रखने के लिए जो है वो इधर उधर निकलेंगे। जो अभी दावा किया जा रहा था कि हमारे 37 विधायक एकजुट हैं, एक मुट्ठी में हैं, एक साथ रहेंगे और जीत के दिखाएंगे, अब उनको अपने इन 37 विधायकों को सजो के रखने के लिए उनको कहीं बाहर लेकर जाना पड़ेगा। विधानसभा का सत्र भी हालांकि चल रहा है, आज का है, लेकिन अब इस बीच बात कर रहे हैं सतीश नांदल की। सतीश नांदल यूं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि एक पदाधिकारी है पार्टी का। तो पार्टी का सपोर्ट तो है उनको, तभी निर्दलीय आए, बीजेपी का समर्थन पत्र मिला और आखिरकार उन्होंने नामांकन पत्र अपना जो है वो भर दिया है। इसके साथ साथ बात की जाए तो इससे पहले वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं 2019 में, क्योंकि वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायक दल के नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा के हैं। सतीश नांदल
भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी हैं और इसके साथ साथ एक बड़े व्यवसायी भी हैं, लेकिन हालांकि व्यवसाय उनका बेटा या उनका भाई और भतीजा संभालते हैं। वो सतीश नंदल पूरी तरीके से पार्टी के लिए कर्मठ काम करते हैं, विभिन्न उनको इंचार्ज बनाया जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने अब नामांकन भर दिया है निर्दलीय के तौर पर। जब निर्दलीय के तौर पर नामांकन भर रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो बीजेपी भी अब ऐसा करेगी, जब वोटिंग का टाइम आएगा तो बीजेपी फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने संजय भाटिया को रखेगी और उसके बचने के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी की एक ऑप्शन ये चुनाव के दौरान होती है कि सेकंड प्रायोरिटी में सतीश नांदल आ जाएंगे। यानी कि बीजेपी के अपने 48, 3 निर्दलीय, 51 वोट होंगे, 51 में 31 संजय भाटिया के पास चले जाएंगे जो सीधे सीधे राज्यसभा पहुंचेंगे। और उसके बाद जो बाकी के वोट बचेंगे, अगर 20 बचते हैं, बाकी के अगर सही सटीक वोट डलते हैं तो वो इनके पास सतीश नांदल के पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर इनको इंडियन नेशनल लोकदल का सपोर्ट मिलता है तो, अगर इसलिए कह रहे हैं कि अभी इनेलो का बयान नहीं आया है, लेकिन ये भी कोई दो राय नहीं है, इनेलो कांग्रेस के साथ नहीं जाती है तो हो सकता है वो सतीश नांदल के साथ आ जाए। लेकिन 20 वोटों के बाद अगर 2 का सपोर्ट भी मिल जाता है तो उनकी लड़ाई होगी 37 वोट विधायकों वाले अगर बात की जाए तो करमवीर बौद्ध के साथ। और विधानसभा के अंदर अगर जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो यहाँ 37 सदस्य नहीं होते, यहाँ पर 51 सदस्य नहीं होते, हर एक विधायक के 100 वोट माना जाता है, उसको 100 से कंक्लूड किया जाता है, पूरा गणित होता है। तो इस गणित के तहत फिलहाल तकरीबन 20 से 22 जो विधायक हैं उनके हर वोट को भी सोच रहे हैं, तो उसको 37 वाले से लड़ाई लड़नी है, यानी कि 8 से 9 वोटों की क्रॉस वोटिंग। ये सारा भी दिलचस्प हो जाएगा। इस वक्त हरियाणा की विधानसभा शुरू हो चुकी है, प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन प्रश्नकाल के बावजूद लोगों में चर्चा है कि अब हरियाणा में राज्यसभा का क्या होगा, क्योंकि हरियाणा का चुनाव हर बार इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आर.के. आनंद के समय में भी देखा, जब उन्होंने सुभाष चंद्रा का सपोर्ट करा, खुल करके करा सपोर्ट करा, विरोध रहे। ऐसे में हरियाणा के कई ऐसे मुद्दे रह चुके हैं। हरियाणा ने स्याही कांड भी देखा है हरियाणा में राज्यसभा के चुनावों को लेकर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ही कांग्रेस की आपसी गुटबाजी, कांग्रेस की आपसी लड़ाई, कांग्रेस का एक मत ना होना है, जो आज बयानों में नजर आ रहा था कि एक मुट्ठी में है, एक साथ है, 37 विधायक हैं। एक विधायक तो ये भी कह रहे थे कि हम 37 से 38 हो सकते हैं, 36 का कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन 16 तारीख तक ये बयान को दावों में रखना, इन दावों को मजबूत रखना एक बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने हो जाएगी। अगले 11 दिन हरियाणा में राज्यसभा के लिए इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। जी ठीक है दीपक जी, यहाँ पर ज्योति जी के पास जाऊंगी। ज्योति जी, जैसा कि कहा है दीपक जी ने भी कि हरियाणा का चुनाव हर बार इंटरेस्टिंग हो जाता है। बहुत से आज बयान आए इंडिया न्यूज से खास बातचीत में, सभी ने कहा कि एक सुर में देखा जा सकता है हमारा मेंबर तो जरूर राज्यसभा जा रहा है, और बहुत सी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। राहुल गांधी का तो आभार जताते हुए भी यहाँ पर नजर आए थे बौद्ध। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से यहाँ पर दीपक जी ने भी कहा है कि चर्चाओं का बाजार भी गर्म था, क्या कांग्रेस के अंदर अपने भी आपसी मतभेद हैं जो इसको एक तरीके से अफेक्ट करेगा? कहा जा रहा था कि ओबीसी वर्ग की तरफ से एक टिकट चाहिए थी, लेकिन यहां पर एससी को मिल गई है, क्या उससे भी समीकरण बदलते हैं? देखिए नहीं, इससे तो नहीं लगता लिच्छवी कि ओबीसी से को मिलनी चाहिए थी या शेड्यूल क्लास से आ गए हैं तो कोई समीकरण बदलेंगे। ये तो हाईकमान ने, राहुल गांधी ने तय किया कि खुलकर कम से कम कोई नेता बयानबाजी तो नहीं करेगा कि हम साथ हैं नहीं हैं। हुड्डा साहब जी भले ही उनकी गुड बुक में ये है नहीं है, लेकिन जाहिर है हाईकमान का फैसला है तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं किया जाएगा। लेकिन वोटिंग वाले दिन क्रॉस वोटिंग होना या वोट कैंसिल हो जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं, और इसी उम्मीद या इस संभावना के चलते ही सतीश नांदल आए हैं मैदान में। तो अब कम से कम राहें आसान नहीं है। आप ओबीसी वाली बात कर रही थी, ओबीसी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए कांग्रेस के, और बहुत लंबे समय से हम देख रहे थे कि दलित प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहते हैं। तो अब जो कि 2 सीटें पहले से ही लोकसभा वाली रिजर्व भी दलित कांग्रेस के खाते में है, और एक अगर ये जीत जाते हैं करमवीर बौद्ध, ये भी दलित समुदाय से हैं, तो कांग्रेस दलित वाला एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं संदेश देने का प्रयास जरूर करेगी कि हमारे टोटल 6 में से टोटल 6 सांसद लोकसभा प्लस राज्यसभा अगर ये जीत जाते हैं, मैं अगर कह रही हूँ 3 सांसद यानी 50% तो हमारे दलित समुदाय से ही है। तो दलित समुदाय से है इसलिए किसी को परेशानी होगी, या ओबीसी से नहीं आए इससे किसी को परेशानी होगी, ये तो कोई चांस ऐसा नहीं दिखता है। क्रॉस वोटिंग वाली बात दीपक भी कह रहे थे कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है वोटिंग से पहले, क्योंकि जब नंबर्स है नहीं खुलकर तो नंबर साफ तौर पर तो नंबर कांग्रेस के साथ हैं। विधायकों से संपर्क किया जाएगा, मनाने का प्रयास किया जाएगा या अपने साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है और राजनीति में सब कुछ चलता है, तो ये जो सब कुछ संभव वाली बात है ना लिच्छवी, इसी के ग्राउंड पर, इसी के आधार पर है सतीश नांदल मैदान में। अब देखना ये है, कांग्रेस के बड़े नेता तो हालांकि नहीं लगता कि अभी इसी स्थिति में है या कोई ऐसा रिस्क लिया जाएगा कि वो कांग्रेस हाईकमान के फैसले के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक तो क्रॉस वोटिंग अगर करते हैं या उनसे मिलने का जुड़ने का जैसे भी प्रयास किया जाता है, क्रॉस
वोटिंग अगर कर जाते हैं तो जाहिर है सतीश नांदल की तो लॉटरी लगने वाली है। पूरा रिसर्च या होमवर्क करके वो उतरे होंगे। हुड्डा साहब के खुद के इलाके से आते हैं और हुड्डा साहब की नाक के नीचे से अगर राज्यसभा सीट वो ले जाएंगे तो ये बहुत बड़ी उनकी प्रतिष्ठा पर तो अपने आप में कह सकते हैं दांव पर है हुड्डा साहब की। सतीश नांदल के आने के बाद जाट समुदाय से आते हैं, किलोई से ही आते हैं, हुड्डा साहब के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनेलो बैकग्राउंड से रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी में आए और प्रदेश उपाध्यक्ष भी वर्तमान में है, तो संगठन में भी जिम्मेदारी इनको मिलती रही है। तो ये अगर जीत जाते हैं तो ये हुड्डा साहब के लिए भी एक प्रेस्टीज इश्यू जरूर रहेगा। हालांकि वो कितना खुलकर साथ हैं अपने ही उम्मीदवार के, सवाल ये भी है अभी देखना है। कुल मिलाकर इतना जरूर है, रोचक हो गया कि चुनाव, आप कह रहे थे कि राज्यसभा का चुनाव हर बार, बिल्कुल 2014 के बाद तो हम देख रहे हैं 2 चुनाव तो ऐसे रहे हैं जो देश भर में सुर्खियों का विषय बने हैं। 2016 वाली इन कंट्रोवर्सी देश में कभी ऐसा पहले नहीं हुआ जो हरियाणा की सियासत में हुआ। छोटा सा दिल्ली से लगता राज्य है, लेकिन अपनी राजनीति के चलते और खास तौर पर राज्यसभा की राजनीति के चलते बेहद दिलचस्प बना हुआ है। तो इस बार भी राज्यसभा की जो वोटिंग होनी है आसान कांग्रेस के लिए नहीं है। हालांकि अंतर तो इतना ज्यादा है, आप 22 की बात करें, 22 भी तब हैं जब 2 हम काउंट कर रहे हैं सतीश नांदल के साथ, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने का कोई कारण इनेलो का नहीं बनता है। तो 22 वहां है, 37 वहां है, तो बहुत आसान नहीं है इंडिपेंडेंट के लिए भी, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। तो सारे प्रयास किए जाएंगे और उसके बाद देखना ये है कर्मवीर बोझ जा रहे हैं राज्यसभा या फिर सतीश नांदल कोई खेल करने वाले हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए तो, इंडिपेंडेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ही, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत किरकिरी का विषय रहने वाला है राज्यसभा के लिहाज से एक बार फिर से। ठीक है ज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए सभी ने यहाँ पर लगातार बात अपनी रखी है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में राज्यसभा चुनाव का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है और ये तस्वीरें लगातार